हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, जिसकी मैं अब तक आपको 2 वीडियो दे चुका हूं। तो ये आपकी तीसरी वीडियो रहेगी और आज की इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। पहले आपको आवेश के बारे में 10 महत्वपूर्ण बिंदु दिए जाएंगे, यानी कि 10 महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी, नीट, एनडीए, एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और मैं तो ये कहूँगा इन 10 पॉइंटों में से आईआईटी में और मोस्टली एनडीए में बहुत सारी कभी कभी आ जाते हैं पॉइंट। और मोस्टली जब कभी तुम इंटरव्यू दोगे या प्रैक्टिकल्स में जाते हो तो वहाँ से ये पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। दूसरी, क्वार्क सिद्धांत। ये क्वार्क सिद्धांत तो पूरे यूट्यूब पर जिसने भी आपको वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ाया होगा, तो मैं तो ये कर रहा हूँ किसी भी टीचर ने 99% किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा आपको। ये 12th लेवल तक कोई नहीं पढ़ाता है इस चीज़ को, मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, इसमें वो चीज़ होती है जैसे कि आप जानते हो प्रोटॉन, कि भाई सब जो कोई पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अणु कहते हैं। फिर उसके अंदर परमाणु होता है, परमाणु के अंदर भी नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। केवल इतना पढ़ाई होगी आपने आज तक, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटॉन के अंदर भी कुछ चीज रहती है, न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ चीज रहती है। न्यूट्रॉन किन चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। साथ में फिर कूलाम का नियम पढ़ेंगे, कूलाम और गुरुत्वाकर्षण नियम की तुलना करेंगे, उनकी समानताएं असमानताएं क्या है, पूरा सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारी टॉपिकों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम आवेश के 10 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। देखिएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, आवेश की महत्वपूर्ण बातें। भाई कौन कौन सी हैं आवेश की महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, आवेश का आपको पता ही है मात्रक क्या होता है, कूलाम, राइट। तो ये जो कूलाम है ये कौन सी पद्धति में मात्रक होता है, तो आप कहोगे ये एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, या आपको इसको बोलोगे सीजीएस पद्धति में मात्रक, ठीक है। सॉरी, एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति। तो आवेश का एसआई या एमकेएस मात्रक, सीधे सीधे लिख दो, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक बराबर कूलाम। ओके, आवेश का एक दूसरा मात्रक भी होता है, सीधे सीधे मैं इसको कूलाम को लिख रहा हूं, कूलाम, या यहीं पर लिख दे रहा हूं, या इसका क्या होगा यहां पर एम्पियर सेकेंड। कूलाम को क्या बोलते हो, या तो कूलाम कह दो या इसको आप बोल सकते हो एम्पियर सेकेंड। ओके, चलिएगा। तो यह जो है आपका ये जो मात्रक है ये कैसा है, ऊपर दे दे रहा हूं, यह है एसआई या एमकेएस मात्रक होता है। यानी कि जो एसआई पद्धति होती है, ये जो कूलाम है ये एसआई पद्धति का मात्रक है। एसआई पद्धति को हम दूसरी भाषा में एमकेएस पद्धति बोलते हैं, या यूं कहिए एमकेएस पद्धति को हम एसआई पद्धति कहते हैं, राइट। तो एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, या आप इसको एम्पियर सेकेंड बोलते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं हम। दूसरा पॉइंट, भाई एमकेएस पद्धति की बात आ गई तो सिंपल सी बात है, सीजीएस पद्धति की बात कर लेते हैं हम। तो लिख लेते हैं, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है भाई, स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम, ठीक है। चलो इसको बराबर लगा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आवेश का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है, स्टैट कूलाम। इसको लर्न कर लेना भाई, सीजीएस पद्धति का मात्रक मोस्टली सभी बच्चों को पता नहीं रहता है। चलिए
तीसरी बात लिख दे रहे हैं, आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। ठीक है, चलिए आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई, जिसको इंग्लिश में ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये याद रख लेना आप, या फ्रैंकलिन बराबर आवेश का सबसे छोटा मात्रक बराबर स्थिर वैद्युत इकाई ESU, या इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन, इसको FR लिख देते हैं शॉर्ट में, राइट। चलिएगा पांचवी बात लिखते हैं हम, आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक बराबर क्या होता है? आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक बराबर होता है एब कूलाम, एब कूलाम। ओके ठीक है, चलिए। और ये सबसे छोटा मात्रक है, ये भी आपका, यदि मैं एक बात करूं इसकी, तो ये वाला जो है ये भी आपका CGS, यह भी CGS पद्धति में होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये जो SI पद्धति का मात्रक है या CGS पद्धति का, तो आप कहोगे ये CGS पद्धति का मात्रक होता है। ओके चलिएगा, यहां तक तो समझ में आ गया। अब 1 कूलाम बराबर, सबसे छठी बात, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। 7वां पॉइंट, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन होता है। 8वां पॉइंट क्या है? अभी हमने सबसे छोटा मात्रक पढ़ लिया, अब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पढ़ लेते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बराबर फैराडे, क्या होता है? फैराडे, इसको हम F लिखते हैं। ओके, 9वां पॉइंट लिख देते हैं, 9वां यहां पे लिख देते हैं। 9वां पॉइंट क्या है भाई? 9वां पॉइंट, 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं भाई? जब बड़ा है तो 1 फैराडे 1F बराबर 96,487 इतने कूलाम होते हैं। अब देखिए, कोई टीचर भी क्या कर 96,400 लिख देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो वैल्यू होती है 96,487 होती है, लेकिन हम इसको कितना लिख देते हैं? 1F बराबर इक्वलेंस टू 96,500। जब भी कभी भी हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो वो 96,500 लगाते हैं। कोई किताब डायरेक्टली 96,500 देती है, लेकिन वास्तव में एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होती है? इसकी एग्जैक्टली जो वैल्यू होती है, 1 फैराडे बराबर 96,487 कूलाम होता है, लेकिन उसको हम 96,500 कूलाम भी लिख देते हैं, 96,500 कूलाम भी लिख देते हैं। जैसे कि जी का मान हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम कहीं पर सुविधा के लिए 10 लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये होता है। ठीक है, चलिएगा अब 10वां पॉइंट और यहीं पर लिख देता हूं मैं, लिख लेते हैं। 10वां पॉइंट क्या है? आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, ये 10 पॉइंट हो गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
आप जल्दी से इन 10 पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इनको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। आवेश के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, या आप इस कूलाम को क्या बोल सकते हो? एम्पियर सेकंड कह सकते हो। यह जो मात्रक होता है, ये जो मात्रक हैं, या तो कूलाम कह दो या एम्पियर सेकंड कह दो, ये आपके एसआई और या एमकेएस पद्धति के मात्रक होते हैं। किस पद्धति के होते हैं ये दोनों मात्रक? एसआई पद्धति के या एमकेएस पद्धति के मात्रक होते हैं। चलिएगा, आवेश का सीजीएस, जब हम एमकेएस पद्धति की बात कर रहे हैं तो सीजीएस पद्धति की बात करेंगे। तो आवेश का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है स्टैट कूलाम। क्या होता है? स्टैट कूलाम होता है। चलिएगा, 2 हो गए। तीसरा पॉइंट, आवेश का जो विमीय सूत्र है वो कितना होता है? 80 होता है। चलिएगा, चौथा पॉइंट, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटे की बात कर रहा है तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है स्थिर वैद्युत इकाई, या जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ESU, राइट। या हम इसको आवेश का सबसे छोटा मात्रक हम क्या बोल सकते हैं? फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। बात दोनों की एक ही है, या तो हम स्थिर वैद्युत इकाई बोल लें, स्थिर वैद्युत इकाई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फ्रैंकलिन कह दें। चलिए, आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का जो वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है वो कितना होता है? आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एब कूलाम। क्या? एब कूलाम। ये आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। 1 कूलाम बराबर कितने ESU होते हैं? 1 कूलाम बराबर कितने ESU होते हैं? 3 × 10 की पावर 9। 3 × 10 की पावर 9। 1 कूलाम बराबर कितने फ्रैंकलिन होते हैं? 3 × 10 की पावर 9। 3 × 10 की पावर 9, आप यहाँ पर 9 लिखिएगा। 3 × 10 की पावर 9। चलिए, एक यानी कि जो आवेश है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, यहाँ पर सबसे छोटा था, ये सबसे बड़ा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। अब बात कर लेते हैं, 1 फैराडे में कितने कूलम आवेश होता है भाई? 1 फैराडे में 96,487, राइट। तो ये कम देखने को मिलेगा, मोस्टली ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ये एग्जैक्टली वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है, लेकिन किताबों में मोस्टली ये दे रखी होती है, कहीं पर ये दे रखी होती है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। टिक मार्क आ जाए प्रश्न तो या तो ये दे रखा होगा उत्तर में, या ये दे रखा होगा। दोनों नहीं दे रखे होंगे, ये हमेशा याद रखना। चलिए, आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये है कि कोई, मान लीजिए एक चालक है, यानी कि एक चालक है, इस पर 10 कूलम आवेश है और ये गति कर रहा है, तो ये कितनी भी तेज गति करे या ये रुका रहे, स्थिर रहे, तो इस पर 10 कूलम आवेश है तो वो 10 कूलम आवेश ही रहेगा। गति करने पर ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो गति का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। वस्तु पर आवेश जितना होता है वो उतना ही रहता है, गति करे या ना करे, तो गति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये खत्म हो गया। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक करते हैं, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे ये पॉइंट हैं। अब क्वार्क सिद्धांत पर आ जाते हैं, क्वार्क सिद्धांत को पढ़ेंगे। जल्दी से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं अपने क्वार्क सिद्धांत पर या क्वार्क मॉडल पर, ठीक है। चलिएगा, अब पढ़ते हैं क्वार्क मॉडल या सिद्धांत। चलिएगा भाई, ये क्वार्क मॉडल होता क्या है इसकी जानकारी करते हैं। देखिए, शुरुआत की बात पे क्या था कि शुरुआत यानी बहुत पहले क्या मानते थे भाई, जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले हम क्या मानते थे कि भैया जो प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण
सूक्ष्मतम कण को क्या माना जाता, परमाणु को माना जाता था। किसको, परमाणु को, राइट। फिर बाद में ये वैज्ञानिक आए, जैसे कि रदरफोर्ड हुए, टॉमसन हुए, राइट, चैडविक हुए। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की थी। जब इन्होंने बताया कि भाई पदार्थ का सबसे छोटा कण प्रोटॉन नहीं, उसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ये यानी आपका टॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक ने ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की तो बताया। तो भाई कि उन्होंने बता दिया कि भाई परमाणु के अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, जैसे कि न्यूट्रॉन होता है, और सबसे बड़ी बात कि ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये भी बताया था कि भैया परमाणु के अंदर एक बाहरी भाग होता है जिसमें परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। इस बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये बताई थी बात, ठीक है। और नाभिक के अंदर ही बताया था कि नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। साथ में फिर ये बताया था कि भैया इसके चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनको हम के, एल, एम और एन से प्रदर्शित करते हैं, और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये सारी चीजें बताई थी, केवल इतना ही। फिर बाद में भाई दो वैज्ञानिक थे, ये यहां तक समझ में आ गया कि ये चीज तो पहले से ही ज्ञात थी कि भैया प्रत्येक चीज ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है, राइट। चलिए, बाद में इन्होंने बताया, यानी कि दो वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था, पहले एक वैज्ञानिक मरे गैलमन और दूसरे का जॉर्ज ज्वेग। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1964 में क्वार्क मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने दिया था भाई क्वार्क मॉडल, और बेसिकली इस मॉडल के अनुसार क्या बताया था, इस मॉडल के अनुसार बताया था कि जितने भी मूल कण हैं, इस मॉडल के अनुसार क्या था, इस मॉडल के अनुसार जितने भी मूल कण हैं, मूल कण का मतलब क्या, तो अब मतलब समझो जरा कि क्वार्क मॉडल किसने दिया, मरे गैलमन और जॉर्ज ज्वेग नामक दो वैज्ञानिकों ने क्वार्क मॉडल दिया। कौन सी सन में दिया, 1964 में दिया। इस क्वार्क मॉडल के अनुसार क्या बताया था इन्होंने बताया भाई, इनसे पहले जब ये मॉडल नहीं था तो इससे पहले क्या बताया, क्या चीज जानते थे आप लोग कि प्रत्येक पदार्थ के अंदर एक सूक्ष्म भाग होता है, प्रत्येक परमाणु के अंदर एक सूक्ष्म भाग होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बस इतनी चीज जानते थे। इसके बाद में किसी ने कुछ नहीं बताया था कि भैया प्रोटॉन के अंदर भी कुछ होता है, न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ होता है, ये किसी ने नहीं बताया था। तो इसको किसने बताया, इसके बारे में ये मरे गैलमन और जॉर्ज ज्वेग ने बताया। इन्होंने अपने एक क्वार्क मॉडल दिया था। इस क्वार्क मॉडल में इन्होंने कहा कि सभी मूल कण मतलब जो प्रोटॉन होता है वो मूल कण होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो मूल कण होता है। यानी प्रत्येक मूल कण जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसन और भी बहुत सारे मूल कण हैं, जितने भी मूल कण होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने, तो भैया इन्होंने ये चीज इस प्रोटॉन की भी बाल में से खाल निकाल दी और कहा कि भैया प्रोटॉन भी अपने आप में एक पूर्ण कण नहीं होता, इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे कण भी मिलते हैं जिनको हम क्वार्क कहते हैं। तो मतलब इन्होंने बताया कि प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बना होता है, पाई मेसन भी क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब बात आती है कि भैया ये क्वार्क होते क्या हैं, तो इन्होंने ये भी बताया था साथ में कि क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं, एक दो नहीं, क्वार्क कितने, क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा क्वार्क कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। जैसे कि आपका पहला
सिंपल तरीके से, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से हम याद भी कर लेंगे साथ ही साथ। अप क्वार्क, अप क्वार्क, ठीक है। दूसरा डाउन क्वार्क, अप का उल्टा क्या हो जाएगा, डाउन, ये डाउन, वही वाला डाउन है ये, अप क्वार्क, इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। ये है DOWN, डाउन क्वार्क, इसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। ये दो हो गए। अब तीसरा और चौथा, तीसरा क्या है देखिएगा, तीसरा है चार्म क्वार्क, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, CHARM, चार्म। और चार्म का ही उल्टा क्या हो जाता है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्वार्क, इसको हम S से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। चलिएगा इसको मैं इस यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, इसको इस तरीके से स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है। चलिएगा चौथा है आपका टॉप, यानी कि टॉप, टॉप क्वार्क, इसको T से। और छठा है आपका बॉटम, B, ठीक है। ये है आपका, समझ में आ गई। देखो जिस तरीके से होता है अप डाउन, टॉप ऊपर वाला टॉप, नीचे वाला बॉटम, ये चार्म और क्वार्क, स्ट्रेंज, ठीक है, ये हैं इसके नाम। तो अब देखिएगा ये आपको पता चल रहा है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, ये 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं, राइट। याद हो गए, एक बार फिर से आप दो दो करके याद करिए, अप डाउन, चार्म स्ट्रेंज, टॉप बॉटम, इसी तरीके से याद करना, शॉर्ट ट्रिक में याद हो जाएंगे। अब इन पर, इस पर जो आवेश है, इस पर जो आवेश है, इस पर जो आवेश है, इन तीनों पर जो आवेश होता है वो मैं बता दे रहा हूं। इन तीनों पर, पहले इन तीनों पर जो आवेश होता है, ऊपर वाले तीनों पर, इन तीनों पर जो आवेश होता है वो होता है +2E/3। कितना, +2E/3। ये बट्टे में होता है आवेश, जो E जो आवेश होता है, मूल आवेश जो बताया था हमने क्वांटीकरण में कि भैया मूल आवेश, प्रत्येक आवेश इतने का गुणज होता है। लेकिन ये क्वार्कों पर सीधा आवेश नहीं होता, बट्टे में आवेश होता है, राइट। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या किया, ज्यादातर मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि इसमें जो आवेश है वो बट्टे में है, जो कि क्वांटीकरण में क्या कहते हैं, आवेश सीधा पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। किसी पूर्णांक का पूर्ण गुणज होता है या प्राकृतिक संख्या का पूर्ण गुणज होता है, लेकिन यहाँ पर ये बट्टे में आ गया, ठीक है। और नीचे वाले की यदि मैं बात करूं, इनकी यदि मैं बात करूं, तो इन पर जो आवेश होता है माइनस का, इन पर जो आवेश होता है माइनस का 1/3E, यानी कि ये माइनस का 1/3E इतना आवेश होता है। इन पर ये माइनस का, यानी तीनों पर। इस पर कितना आवेश होता है, माइनस का 1/3E। इस पर कितना होता है, माइनस का 1/3E। इस पर कितना होता है, माइनस का 1/3E। इस पर कितना होता है, प्लस का 2/3E। इस पर कितना होता है, प्लस का 2/3E। ये होता है, ठीक है। चलिएगा ये प्लस का 2/3E, ठीक है। चलिएगा, तो ये पता चल गई आपकी। जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से आगे मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊँ, पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपका, जल्दी से यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ से आगे फिर समझाता हूँ मैं आपको, राइट। अब आ जाते हैं क्वार्क्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर। महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कुछ, 6 पॉइंट लिखे हुए, इनमें ही सारी बातें खत्म हो जाएंगी क्वार्क्स की। फिर उसके बाद में बताऊंगा मैं आपका प्रोटॉन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन के अंदर कौन कौन से क्वार्क्स मिलते हैं। चलिए पहले जानते हैं। देखिए जो ये कौन सा है, अप क्वार्क, U का मतलब क्या है, अप क्वार्क, D का मतलब क्या है, डाउन क्वार्क।
अप क्वार्क तथा डाउन क्वार्क का द्रव्यमान क्वार्क कणों में सबसे कम होता है। ऐसा समझिएगा, हमारे पास में कितने क्वार्क थे ये लिखे हुए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ये चार्म क्वार्क, ये कौन सा स्ट्रेंज क्वार्क, ये टॉप और ये बॉटम, ये 6 क्वार्क थे। 6 में ये वाले जो 2 हैं, ये वाले 2, इनका द्रव्यमान सबसे कम होता है, यानी इन 4 की अपेक्षा इनका द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो इसीलिए तो इसने लिखा है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का द्रव्यमान सभी क्वार्क कणों में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। किसका सबसे कम द्रव्यमान किसका है? अप और डाउन क्वार्क का। इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्थायी क्वार्क। ये क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम इनको स्थायी क्वार्क। तो अप और डाउन क्वार्क का द्रव्यमान बाकी अन्य क्वार्क की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए हम इनको अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को स्थायी क्वार्क भी कहते हैं। ओके, ये अधिक स्थायी होते हैं, राइट। चलिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका ये चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क कैसा होता है? भारी होने के कारण, क्योंकि इन 6 की कंपेयर करें तो ये 4 भारी हैं, ये हल्के हैं। तो ये भारी होने के कारण ये क्या करते हैं? 6 प्रक्रिया द्वारा, मतलब क्या, ये भारी होते हैं तो इसीलिए इनका क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। छह समझ रहे हो ना? क्षय, क्षरण हो जाता है। और किस चीज में क्षरण हो जाता है? इनका क्षरण होते होते ये क्या बन जाते हैं? ये अपने आप में फिर से क्या बन जाएंगे? अप क्वार्क और डाउन क्वार्क बन जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो 4 क्वार्क हैं, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, ये चारों के चारों क्वार्क का द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान जो होता है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनका क्या हो जाता है? क्षरण होने लगता है। और क्षरण होने के बाद इनका द्रव्यमान कम हो जाता है, और कम होने के बाद इतना द्रव्यमान कम हो जाता है कि ये फिर से डाउन क्वार्क और अप क्वार्क बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डाउन क्वार्क और अप क्वार्क बन जाते हैं। तो अब आपसे कोई पूछ ले भाई कि स्ट्रेंज क्वार्क किस में बदलता है? स्ट्रेंज क्वार्क डाउन क्वार्क में बदल सकता है या आपका अप क्वार्क में। तो ओवरऑल हम बात करेंगे, देखिएगा, ये जो स्ट्रेंज क्वार्क है ये आपका अप क्वार्क में बदलेगा, ये टॉप क्वार्क है ये आपका अप क्वार्क में बदलेगा, और जो स्ट्रेंज है ये डाउन में बदलेगा, और बॉटम है ये भी डाउन में बदलेगा, राइट। तो ये चीज होती है, ये दोनों इसमें बदल जाते हैं, ये दोनों इसमें बदल जाते हैं। इनका क्षरण होता है, क्षरण होने के बाद ये इसमें और ये दोनों इसमें बदल जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है पॉइंट, क्या लिखा है कि भैया चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क भारी होने के कारण 6 प्रक्रिया द्वारा अप क्वार्क तथा डाउन क्वार्क में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में केवल अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ही पाए जाते हैं। तो क्या कारण है कि क्वार्क तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन पूरे यूनिवर्स में केवल 2 ही प्रकार के क्वार्क पाए जाते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि 6 प्रकार के क्वार्क में से अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का द्रव्यमान कम होता है, जबकि बाकी 4 क्वार्क यानी कि आपका चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क का द्रव्यमान अधिक होता है। इसीलिए यह क्षरण प्रक्रिया द्वारा अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही चारों किस्में इन दोनों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए केवल यही दोनों पाए जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में। ओके, चलिए, अब ये जो है आपका अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। तो ये जो है आपका अप क्वार्क, चार्म और स्ट्रेंज, तो ये टॉप क्वार्क, ठीक है। तो मतलब क्या है? ये आपका U का मतलब क्या है? अप क्वार्क, C का मतलब चार्म क्वार्क और T का मतलब टॉप क्वार्क। तो ये तीनों को हम संयुक्त रूप में क्या कहते हैं? इन तीनों को संयुक्त रूप में हम कहते हैं अप टाइप क्वार्क्स।
क्या कहते हैं, अप टाइप क्वार्क्स कहते हैं। और ये जो नीचे वाले हैं इनको हम कहते हैं डाउन टाइप क्वार्क, डाउन टाइप क्वार्क्स कहते हैं संयुक्त रूप में, इनको कंबाइंड रूप में, यानी कि डाउन क्वार्क, ये एस का मतलब स्ट्रेंज क्वार्क और ये बॉटम क्वार्क। तो सिंपल सी बात है, बॉटम कहाँ पर रहता है, नीचे रहता है, स्ट्रेंज कहाँ पर रहता है, नीचे रहता है, डाउन मतलब नीचे। तो इनकी जो स्पिन होती है वो नीचे की ओर रहती है, इनकी स्पिन जो होती है वो ऊपर की ओर होती है। और वैसे भी आपको पता है टॉप का मतलब ऊपर, टॉप, चार्म, कोई चीज चार्म, चार्म समझ रहे हो ना, चार्म ऊपर, चरम पर पहुंचेगी, चरम सीमा पर ऊपर। और ये यू का मतलब तो अप है ही। तो और वैसे भी आपको पता है ये दोनों के दोनों किस में बदल जाते हैं, अप टाइप में बदल जाते हैं, यानी कि अप क्वार्क में बदल जाते हैं। इसीलिए इनकी जो स्पिन होती है ऊपर की ओर रहती है, इन तीनों की स्पिन नीचे की ओर रहती है। समझ में आ गई होगी बात। इसीलिए इनको हम, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, डाउन टाइप, क्योंकि इन तीनों की जो स्पिन होती है वो नीचे की ओर रहती है, इन तीनों की स्पिन ऊपर की ओर रहती है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, संयुक्त रूप में यदि मैं बात करूं, इनकी स्पिन ऊपर की ओर है और इनकी स्पिन नीचे की ओर। तो सिंपल सी बात है कि ये आपके डाउन टाइप, डाउन डाउन डाउन, तो इसको बोलेंगे डाउन टाइप क्वार्क्स। ये अप अप अप, तो अप टाइप क्वार्क्स कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो इनको अप टाइप कहते हैं, इनको डाउन टाइप कहते हैं। इनमें आपको ये चीज मैंने बताई दी है कि इन अप टाइप वालों का जो आवेश है वो कितना होता है, +2/3 होता है। इसका भी +2/3, इसका भी +2/3, इसका भी +2/3 होता है। इनका -1/3, -1/3 यहाँ पे लिख दिया इनका आवेश। प्रत्येक का आवेश है अलग अलग, मत समझो कि ये तीनों का ही है, नहीं, अलग अलग। ठीक है, चलिए 5वां पॉइंट क्या है कि भैया प्रत्येक क्वार्क जो होता है, प्रत्येक क्वार्क का एक एंटी कण भी होता है। क्या होता है, एंटी कण। एंटी कण का मतलब क्या है, एंटी क्वार्क भी होता है, राइट, जिस पर समान परंतु विपरीत आवेश होता है। विपरीत आवेश होता है, आवेश तो लिखा ही नहीं, चलो आवेश लिख दे रहा हूं मैं, आवेश होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब क्या है, ये है आपका अप क्वार्क। ये क्या है, अप क्वार्क है। तो इसका जो एंटी क्वार्क होगा, इसका एंटी क्वार्क जो होगा, इसका एंटी क्वार्क होगा U बार। तो इसको बोलेंगे ये अप क्वार्क है, ये एंटी अप क्वार्क। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंटी अप क्वार्क। इसको क्या बोलेंगे, एंटी अप क्वार्क बोलेंगे, राइट। अब देखिएगा भाई, इस पर जो द्रव्यमान होता है, इस पर जो इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसको लाल पेन से लिखूंगा मैं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिएगा, इस पर +2E/3 इतना होता है, तो इसका क्या बनेगा, -2E/3। समझ में आ गई होगी बात। ऐसे ही आपका, इनको मैं मिटा के ऊपर सिखाता हूं आपको, ठीक है। ये चीज यहां पर देखिएगा, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारा कुछ इस तरीके से दिमाग में बढ़ जाएगा, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। चलिएगा, अब अपक्वार्क वगैरह देखिए भाई, ये आपका अपक्वार्क है, ठीक है, ये है आपका अपक्वार्क। और इसका जो द्रव्यमान, इसका जो आवेश होगा वो +2E/3। और ये U बार, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एंटी अप क्वार्क, एंटी अप क्वार्क। इस पर आवेश कितना हो जाएगा, -2/3E, राइट। इसके बाद में डाउन क्वार्क आया था, डाउन क्वार्क, अप डाउन। तो ये है आपका डाउन क्वार्क। इस पर आवेश कितना बताया था हमने, -1/3E बताया था। तो भैया ये D बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंटी डाउन क्वार्क। इस पर आवेश कितना हो जाएगा, +1/3। मतलब वही चीज है, जो अप था वो डाउन, ठीक है। तो इनका ही मतलब सिंपल सी मैं लिख दे रहा हूं, ये अप क्वार्क का उल्टा डाउन, अप बार, ठीक है, अप बार। इसको बार बोलेंगे, बार का मतलब एंटी अप, एंटी अप। फिर यहां पे क्या था, सी का मतलब क्या था, चार्म, तो एंटी चार्म।
फिर एक था टॉप, तो ये क्या हो जाएगा एंटी टॉप। ठीक है, इन तीनों का जो वैसे नॉर्मली ये जो है आपके क्या थे, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क। उनका आवेश कितना था, उनका आवेश था प्लस का 2/3 और ई, इसका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा माइनस में। ऐसे इनके विपरीत क्या थे, अप का उल्टा क्या था, डाउन था, तो डाउन एंटी डाउन बन जाएगा। सी का मतलब स्ट्रेंज था, तो स्ट्रेंज का उल्टा एंटी स्ट्रेंज। और टॉप का मतलब उल्टा क्या था, बॉटम था, तो बॉटम का उल्टा क्या बन जाएगा, एंटी बॉटम। इनका जो आवेश था वैसे डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम का आवेश कितना था, माइनस का 1/2 था। तो अब इनका क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3 तो इनका आवेश, तो प्रत्येक का एंटी कण भी होता है, तो एंटी कण का ये अब देखिएगा लास्ट है, क्वार्क की खोज के बाद भी ये आवेश का क्वांटीकरण लागू होता है, यानी कि ये क्वार्क के होने के बावजूद भी आवेश का क्वांटीकरण ही पढ़ाया जाता है 12th में, बीएससी में भी, राइट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आवेश के क्वांटीकरण में जितना भी ये आवेश है ये बट्टे में है, लेकिन क्योंकि मुक्त रूप में पाए जाने वाला आवेश क्या है, मुक्त रूप में पाए जाने वाला आवेश ई ही है। क्या होता है, आज भी मुक्त रूप में पाए जाने वाला आवेश ई है, आज भी आवेश ई ही पाया जाता है मुक्त रूप से, ये मुक्त रूप में नहीं पाया जाता। इसीलिए ये जो क्वार्क मॉडल के जो चीज़ें हैं ये लागू नहीं होती हैं, राइट। तो ये मोस्टली आप कोई टीचर आपको पढ़ाता भी नहीं होगा, तो मोस्टली टीचर को भी नहीं पता होती हैं ये सारी बातें। आज आपको ये चीज़ें पूछ के देखना, किसी को कोई बता नहीं सकता, आपको इस तरीके पूरे इंटरनेट पर सर्च मारोगे तब जाके आपको मिलेगी। चलिए, तो आपको ये सारा कुछ मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे की बातें करते हैं। अब प्रोटॉन की बातें करेंगे कि भैया प्रोटॉन में क्या चीज मिलती है। देखिएगा, अब प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन अब प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है भैया, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, प्लस का 1, यानी प्लस का 1e होता है। इतना बताया था भाई, प्लस का 1e, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही होता है, लेकिन उस पर कितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है, इस पर धनात्मक होता है। तो यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, केवल एक पॉजिटिव, इतना ही। और जो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन, उस पर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है। क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है। तो ये वास्तव में होता क्यों है, ये देखिएगा। जो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन भैया, प्रोटॉन का आवेश +1 ही क्यों होता है, प्रोटॉन पर आवेश +1 कूल, यानी कि जो +1 जो होता है, +1e 1.6 × 10⁻⁻19 ही क्यों होता है। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर इतना आवेश ही क्यों होता है, इतने कूलम आवेश ही क्यों होता है, यानी कि +1e ही क्यों होता है प्रोटॉन पर आवेश। इसका कारण ये है कि भैया प्रोटॉन, अभी क्या बताई थी, क्वार्क मॉडल में क्या बताया था, क्वार्क मॉडल में बताया था कि प्रत्येक मूल कण क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो जो प्रोटॉन है ये किससे मिलकर बना होगा, क्वार्क से। तो इसमें कितने क्वार्क होते हैं, 2 तो अप टाइप होते हैं और एक डाउन टाइप होता है, ये बनता है 2 अप टाइप, यानी कि जो प्रोटॉन जो होता है वो 2 अप टाइप क्वार्क और एक डाउन टाइप क्वार्क होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए इस पर जो आवेश है वो प्लस का ई होता है। क्यों होता है, देखिए भैया, एक इस पर, एक क्या बताया था, एक पर होता है प्लस का 2e/3, इस पर भी कितना होगा, प्लस का 2e/3 बताया था कि अप
अप टाइप क्वार्क पर कितना होता है प्लस का 2e/3 प्लस का 2e/3, और डाउन वाले पर कितना होता है माइनस का 1/3e होता है। अब देखना इनको कंबाइंड करके जोड़ो जरा, तो ये कितना है प्लस का 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस 1e/3, इसको जब सॉल्व करेंगे ये 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 2e प्लस का 2e माइनस का 1e, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4 में से ये 4e माइनस 1e/3, 4 में से एक जाएगा 3e/3, 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस का e बचा, नहीं बचा, ये वो भी कैसा बचा, ये प्लस का था तो ये प्लस का e बचा, प्लस का 3 तो प्लस का e, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है प्लस का e होता है, यानी कि जो e का जो मान होता है उसी को पॉजिटिव लगा देते हैं, तो क्या होता है जो प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है, प्लस लगा देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इतने कूलम। समझ में आ गया ये क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन 2 अप टाइप क्वार्क एक डाउन टाइप क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो अब आपको पता चल रही होगी कि भैया प्रोटॉन के अंदर भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको हम क्वार्क कहते हैं, और वो क्वार्क कितने 2 अप टाइप क्वार्क और एक डाउन टाइप क्वार्क से मिलकर बना होता है आपका प्रोटॉन। अब आते हैं न्यूट्रॉन की बारी। अब न्यूट्रॉन की बारी आती है, जल्दी से ये समझ गए होंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेना। न्यूट्रॉन कैसे मिलकर बनता है भाई, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश ही क्यों होता है, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश ही क्यों होता है, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि भाई न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसके अंदर 2 डाउन टाइप क्वार्क होते हैं, एक अप टाइप क्वार्क होता है। क्या बताया, न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन और एक अप टाइप होता है। डाउन का मतलब क्या, -1e, तो सीधे सीधे बोल दो e/3, 1e/3 -1e/3, 1 को लिखो या मत लिखो, सीधे सीधे -e/3 बोल दो। इसको अप का मतलब कितना, 2e/3, इतना आवेश होता है। इन तीनों को जोड़ना जरा, कंबाइंड आवेश देखो जरा, इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये है 1e/3 और इसको जोड़ेंगे ये भी माइनस का 1e/3 प्लस ये है आपका प्लस 2e/3, इनको कंबाइंड कर लो, जोड़ लो, जोड़ोगे तो ये माइनस का 1e, ये भी माइनस का 1e और ये प्लस का 2e। अब देखना जरा ये कितना हो जाएगा, 1e माइनस का 1e माइनस का 1e कितना हो गया, माइनस का 2e हो गया, माइनस का 2e, ये प्लस का 2e है /3, तो ये कितना आ जाएगा 0/3, इसको भाग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ओवरऑल बात ये है, देखो माइनस का 1e/3 और ये भी माइनस का 1e/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा, माइनस का 2e/3। अब ये और ये अपना पूरा और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। अब आपको पता भी चल रहा होगा न्यूट्रॉन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन आपका 2 डाउन टाइप क्वार्क एक अप टाइप क्वार्क से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन के अंदर भी बहुत छोटे छोटे कण मिलते हैं जिनको हम क्वार्क कहते हैं, और न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है, 3 क्वार्क से। कौन कौन से, 2 डाउन 1 अप क्वार्क। समझ में आ गई बात, तो ये है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन भी बता दीजिए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन इन मूल कणों में नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन में आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन में आता है, उसकी अलग वो चीज रहती है, अलग श्रेणी होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर बनकर क्वार्क से मिलकर बना नहीं होता है, क्योंकि वो मूल कणों में नहीं आता है। याद रखना, जो आपको टीचर बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूल कण है तो वो गलत बता रहा है आपको, क्योंकि भैया क्वार्क सिद्धांत सीधे सीधे क्वार्क सिद्धांत मूल कणों के लिए ही था, और इलेक्ट्रॉन में कोई क्वार्क नहीं होता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन में कोई क्वार्क नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर नहीं बना होता है। तो सिंपल सी बात है, ये मूल कणों के लिए था सिद्धांत, तो इसके अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मूल कण नहीं होता है। याद रखना, अपनी खोपड़ी में बैठा लेना। और पाई मेसान, ठीक है, और लेप्टॉन, सिग्मा, बहुत सारे हैं,
वो सभी मूल कणों से यानी कि क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क सिद्धांत समझ में आ गया? चलिए आवेश समझ में आ गया, क्वार्क सिद्धांत। आज हमको पढ़ाना था कूलाम का नियम और कूलाम और गुरुत्वाकर्षण, तो ये चलिए ये कल कराएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इनमें डीप में ज़्यादा चला गया मैं। ऐसी डीप नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, ये कहीं पर भी नहीं मिल सकती। आप कोई भी जितना भी 12th लेवल का पढ़ा रहा होगा ना, केवल किताबी ज्ञान एक, क्योंकि उनके पास में 1 किताब 2 किताब 3 किताब का यूज करते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कम से कम 6 से 7 राइटरों की किताब यूज करता हूँ। ठीक है, उन सभी को पढ़ने के बाद फिर अपनी भाषा में उन सभी चीज़ों को उतार के दे रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, इससे ज़्यादा कोई कहीं पे दे ही नहीं सकता। यदि इससे ज़्यादा दे रहा होगा तो मुझे बता देना, मैं और आपको बहुत बड़ी लेवल की चीज़ जो बीएससी वगैरह में आओगे ना तब और आपको खोल खोल के कराऊंगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो, क्योंकि मैथ का कोर्स वहीं पर स्टार्ट किया जाएगा, आज से ही किया जाएगा। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। अवर सेकंड चैनल मनोज सर का नाम का सेकंड चैनल है, उस पर 12th का मैथ उसी पर कराएंगे हम, तो कोई भी मिस ना करे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।